आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम रोटेशन का आगे का पोर्शन पढ़ेंगे। हम लोग सेक्शन पढ़ेंगे मोमेंट ऑफ फोर्स। सॉरी, इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी पहले पढ़ेंगे अपन, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, और फिर इक्विलिब्रियम ऑफ रिजिड बॉडी। पिछली बार जो डेरिवेशन बताया था उसमें छोटा सा मिस हो गया था मुझसे। हाँ, ये काट दे, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था इसमें। मतलब आंसर वही आएगा बट मिस्टेक हो थी, मैं वापस बता दूंगा। चलो, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। सब लोग हेडिंग डालेंगे अपनी कॉपी में, टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। तुषार, टॉर्क को और क्या बोल सकते हैं? नहीं। वैदिक, मोमेंट ऑफ फोर्स। मोमेंट उस टर्म के लिए यूज करते हैं जो किसी पॉइंट के अबाउट घूम रही है। मोमेंट, मोमेंटम भी नहीं बोल रहा हूँ, मूवमेंट भी नहीं बोल रहा हूँ, मोमेंट बोल रहा हूँ। मोमेंट उस टर्म के लिए यूज करते हैं जो किसी पॉइंट के अबाउट घूम रही है। तो टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। टॉर्क का दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ फोर्स। होपफुली सबको आवाज क्लियर है और डिस्प्ले भी आ रहा है। मोमेंट उस चीज के लिए यूज करते हैं, किसी भी चीज के लिए यूज करते हैं जो किसी मेन पॉइंट से कुछ डिस्टेंस पे एक्ट करता है, उसके लिए यूज करते हैं मोमेंट। हेलो, हाँ सर, इधर ही है रणवीर जी। हाँ, नहीं वो एक बार बोल दिया सर काफ़ी है, वैसे तो कर रहा है वो, बस वो थोड़ा सा एक बार बोल दिया काफ़ी है। दिक्कत नहीं है, ठीक है, ओके। ओके, हाँ वो सही है, राइट, ठीक है, ओके ओके, थैंक यू। मोमेंट का मतलब, अगर किसी कोई सी चीज़ किसी सेंट्रल पॉइंट से थोड़ी सी दूर से लग रही है उसको बोलते हैं मोमेंट। ठीक है, जैसे इनर्शिया, इनर्शिया का मोमेंट आपने सुना है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसका दूसरा नाम होता है मोमेंट ऑफ मास। तो मास को किसी पॉइंट के अबाउट घुमा रहे हैं, तो वहां पे जो उसकी टर्म सिग्निफिकेंट होती है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होती है। थोड़ा दिमाग में उतरा मोमेंट, मोमेंट और बाद में डिस्कस होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया में ज़्यादा क्लीनली डिस्कस होगा। टॉर्क को बोलते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स। सिंपल सा क्वेश्चन जिसका मैं ही आंसर करूंगा, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर लीनियर एक्सेलरेशन? व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर लीनियर एक्सेलरेशन? ऑब्वियसली लीनियर फोर्स। फोर्स जो स्ट्रेट लाइन में लगता है उसको लीनियर मतलब फोर्स ही बोलते हैं, लीनियर फोर्स को फोर्स ही बोलते हैं। तो क्या रिक्वायर्ड है? फोर्स। अब इसी के एनालॉगस व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर एंगुलर एक्सेलरेशन? तुषार बोल सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन चाहिए तो हम लोगों को क्या रिक्वायर्ड है? टॉर्क। तो टॉर्क आपको थोड़ा बहुत समझ में आता है कि क्या है। टॉर्क इज बेसिकली एनालॉगी
ऑफ फोर्स। फोर्स जो काम लीनियर मोशन में करता है, टॉर्क वही काम एंगुलर मोशन में करता है। टॉर्क वही काम एंगुलर मोशन में करता है। अब अपना मेन सवाल है कि फोर्स और टॉर्क के बीच में रिलेशन क्या है। फोर्स और टॉर्क के बीच में रिलेशन क्या है, ये मिल जाएगा तो अपन काफ़ी कुछ समझ पाएंगे, क्योंकि फोर्स को अपन अच्छे से समझते हैं। अगर अपन को एक डायग्राम मिले कि भाई इस रॉड पे, जो कि इस पॉइंट के अबाउट फिक्स है और घूम सकती है इस पॉइंट के अबाउट, कुछ डिस्टेंस से फोर्स लग रहा है, तो इस रॉड में टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है, ओ पे टॉर्क कितना जनरेट हो रहा है। तो वो कब अपन निकाल पाएंगे, जब फोर्स और टॉर्क में रिलेशन मिलेगा। तो अपने मेन मुद्दे का क्वेश्चन बचता है फोर्स और टॉर्क का रिलेशन क्या बचा, राइट। इसको दिमाग में रखते हुए आगे बढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक गेट है, वो इस पॉइंट पे से हिंज्ड है, मतलब गेट ऐसे घूमेगा। एग्री करते हैं ऑनलाइन सब लोग। अब आपको सेट करना है कि इसका हैंडल कहाँ पे रखें। ए पॉइंट पे हैंडल रखें या बी पॉइंट पे हैंडल रखें। गेट में एक हैंडल लगा होता है, नॉब, जिसके थ्रू अपन पुश करते हैं। तो आप बोल रहे हैं बी पॉइंट पे अपन हैंडल रखें, बी पॉइंट पे अपन हैंडल रखें। समझिएगा मेरी बात को कि इस चीज को घुमाने के लिए, किसी भी चीज में टर्निंग इफेक्ट के लिए हमको टॉर्क चाहिए रहता है। किसी भी चीज में टर्निंग इफेक्ट के लिए हमको टॉर्क चाहिए रहता है। अब इस डोर का जो टर्निंग इफेक्ट होगा, मतलब मान लीजिए एक तरह के एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, वो फिक्स है। अब वो तरह का एक्सेलरेशन, उस एक्सेलरेशन को मुझे दो फोर्सेस से निकालना है, फोर्स ऑन पॉइंट बी और फोर्स ऑन पॉइंट ए। वैदिक ने आंसर कर दिया था, तो वैदिक थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। प्रियल, प्रियल, अगर मुझे सेम तरह का टॉर्क प्रोड्यूस करना है फोर्स ऑन बी और फोर्स ऑन ए से, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? समझ नहीं आया मुझे। किसी भी चीज को घुमाने के लिए, मतलब टर्निंग इफेक्ट प्रोड्यूस करने के लिए एक टॉर्क रिक्वायर्ड रहता है, राइट। अब मेरा केस है कि ये जो डोर है, इस पे एक ही तरह का टर्निंग इफेक्ट करना है दो केसेस में। एक केस में मैं पॉइंट बी पे फोर्स लगाऊंगा, एक केस में मैं पॉइंट ए पे फोर्स लगाऊंगा। दोनों केसेस में मेरे को टर्निंग इफेक्ट, गेट की खुलने की स्पीड सेम होनी चाहिए। मेरे को टर्निंग इफेक्ट सेम चाहिए। तो मुझे बताओ कि किस पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा या दोनों पे बराबर फोर्स लगाना पड़ेगा फॉर इक्वल अमाउंट ऑफ टॉर्क। सर ए पे ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा और बी पे या नॉर्मल लगाना। तो आप बोल रहे हो ये वाला ऑप्शन। प्रियल, प्रियल सेम बोल रहे हैं क्या? प्रियल के हिसाब से इक्वल लगेगा। तेरे आसपास कोई विंडो या डोर है, उस पे ऐसा एक्टिविटी करके देख। है कुछ? बी पे ज्यादा फोर्स लगेगा या कम? बी पे ज्यादा लग रहा है। हिंज से दूर आ रही है, हिंज समझ रही है, जिसके अबाउट घूमता है वो चीज। तो हिंज से दूर आएंगे तो अपन को फोर्स की रिक्वायरमेंट ज्यादा पड़ रही है या कम? देखो, तुषार ने बिल्कुल सही बोला और वैदिक ने पहले ही बोल दिया था कि
अगर किसी पॉइंट के अबाउट कोई रॉड घूम सकती है, फ्री टू रोटेट है, तो जिस रॉड पे जिस पॉइंट पे आप फोर्स लगा रहे हो और जिस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हो उसका पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू द फल्क्रम, विथ रेस्पेक्ट टू द पाइवोट पॉइंट, उसको आर बोलेंगे और इसको एफ बोलेंगे। तो जो टॉर्क होगा आपका, टॉर्क ये पोजीशन ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और फोर्स, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट होगा। ये डायग्राम बना लीजिए बॉक्स का और ये फॉर्मूला लिख लीजिए। तुषार समझ में आया? हाँ सर, एक डाउट था कि ये टॉर्क का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये तो आगे का आगे समझा रहा हूँ मैं, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं। मैग्नीट्यूड तू देख रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट आएगा तो क्या आ जाएगा वहाँ पे, साइन थीटा। हाँ सर। अभी तो अपन ने वेक्टर में फॉर्मूला लिखा है, इतना लिखा सबने। अब जो तुषार ने पूछा वही आगे की चीज़ है। टॉर्क, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है तो अपन क्या बोलेंगे, आर एफ साइन थीटा। अब ये तो सब लोग समझते हैं, प्रियल आपको टॉर्क वाला शायद कम समझ में आया, पर ये मैथमेटिक्स तो समझ में आती है क्योंकि क्रॉस के करंट साइन थीटा है। अब देखिए बात को, इसी डायग्राम को मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ये एक पॉइंट है, ये एक चीज़ है जो इस पॉइंट के अबाउट घूम रही है, पॉइंट ओ है, और ये एक पार्टिकल पी है जो ओ के अबाउट घूम रहा है। अब ये पार्टिकल पी में सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, मैं सपोज इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, तो फोर्स और ये इसका आर वेक्टर होगा, राइट, ये इसका आर वेक्टर होगा। अब देखिए दोनों में कैसे खेल सकते हैं। ये जो फॉर्मूला लिखा है नीचे, सबको कर्सर दिख रहा है मेरा कि नहीं? कर्सर नहीं दिख रहा होगा ना, एक सेकेंड, कर्सर के लिए अभी कर्सर दिख रहा है, मैं जहां हाँ सर, दिख रहा है। वही लिख क्यों नहीं रहा भाई? एक सेकेंड में रीस्टार्ट करता हूँ। कोई बात नहीं। हाँ, अब टॉर्क इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा, इसके मायने दो हैं। इसका एक मायना है
टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आर साइन थीटा इंटू एफ। आर साइन थीटा, अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल थीटा होगा। ये फिगर में देख के बताइए कि आर साइन थीटा क्या रहेगा। अब बोले तो फिगर वापस एक्सप्लेन कर देता हूं। एक पॉइंट है O, एक पार्टिकल है P। वो पार्टिकल का अपन को, पार्टिकल पे टॉर्क अपन को O के अबाउट निकालना है। वो पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है सपोज इस डायरेक्शन में, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। अब ये पोजीशन हुई R, P की पोजीशन विथ रेस्पेक्ट टू O हुई R। अब R और F के बीच में एंगल थीटा है, तो मैं ये डॉटेड लाइन से देखूंगा। इस पे एग्री करते हैं। ये वाला एंगल तो थीटा होगा नहीं, क्योंकि टेल टू टेल ज्वाइन करके देखना पड़ता है। तो ऊपर वाला एंगल थीटा होगा। अब ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, राइट। तो यहां पे R साइन थीटा विल बी डिनोटेड बाय दिस लाइन। ये जो लाइन है, ये कौन सी लाइन है, बहुत ध्यान से देखिएगा, इस पे क्वेश्चंस बनते हैं। अगर जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उसके पैरेलल में एक लाइन बनाता हूं पॉइंट O से, जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उसके पैरेलल में लाइन बनाता हूं पॉइंट O से। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बोल रहे हो वैदिक? सर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा। क्या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा? लाइन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कैसे होगी? नहीं, गलत बोल रहे हो। अपनी शीट में भी इस पे 3 क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। अगर जो फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है उसके अबाउट मैं O पॉइंट से एक लाइन बनाता हूं, तो इन दोनों का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है दैट विल बी गिवन बाय R साइन थीटा। ये आप फिगर में निकाल पाएंगे। ये चीज है R, ये चीज है थीटा, तो दिस विल बी R साइन थीटा। तो R साइन थीटा क्या है? R परपेंडिकुलर। R परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ फोर्स वेक्टर विथ फ्रॉम O। ये थोड़ा कम उतरा क्या तुषार गले? ये नहीं आया समझ में तो ये डायग्राम को होल्ड कर दीजिए। एफ आर एफ साइन थीटा, आर साइन थीटा को मैं आर परपेंडिकुलर लिख सकता हूं। ये समझ में आता है? सिमिलरली टॉर्क को मैं लिख सकता हूं आर एफ साइन थीटा, तो इसको मैं बोल सकता हूं एफ परपेंडिकुलर। तो टॉर्क निकालने के लिए 2 तरीके अपने पास, या तो डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर दो फोर्स परपेंडिकुलर से, जो कि इजी तरीका है, और दूसरा तरीका है जो भी फोर्स है उसको मल्टीप्लाई करो परपेंडिकुलर डिस्टेंस से, जो कि कहीं कहीं ये भी काम आता है। तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का वही रेडियस कहलाएगा। रेडियस मतलब आर बोल रहा है, आर परपेंडिकुलर आर साइन थीटा रहेगा, मोस्ट ऑफ द केसेस में आर से कम रहेगा।
ठीक है, ये इतना लिखो और ये डायग्राम को एक बार रफली ड्रॉ कर लो, ये डायग्राम वापस डिस्कस करेंगे अपन। डायग्राम ड्राइंग में प्रॉब्लम आए तो वापस बोलना, मैं वापस ड्रॉ कर दूंगा। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन, बट इसको थोड़ा तो दिमाग में उतारो। कितने क्वेश्चन पे आ गए आपके दोस्त? वेरी गुड, थर्ड में भी आधा हो गया था। ठीक है। मैंने कि समझ में आना चाहिए कि वो कुछ कुछ ट्रिक्स क्या होती है, आप अपना ही एप्टीट्यूड डेवलप करोगे करने का, है ना। सिर्फ वो प्रोसीजर नहीं रटना अपन को, ट्रिक्स निकल गई तो 11th का ट्रिग्नोमेट्री में बहुत हेल्प मिल जाएगी। लिखा क्या? तो अपन ने सिंपल से ये डिस्कस किया कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड इज इक्वल्स टू आर एफ साइन थीटा। उसमें एक बार आर साइन थीटा को इकट्ठा लिया तो उसको आर परपेंडिकुलर बोल दिया, एक बार एफ साइन थीटा को इकट्ठा लिया तो उसको एफ परपेंडिकुलर बोल दिया। इतनी बात क्लियर है? जैसे मैंने टॉर्क को जैसे मैंने टॉर्क को आर एफ साइन थीटा बोला, उसी तरह से मैं जैसे मैंने टॉर्क को आर क्रॉस एफ बोला, उसी तरह से मैं मोमेंटम को क्या बोल सकता हूँ? वैदिक। उसी तरह से मैं एंगुलर मोमेंटम को क्या बोल सकता हूँ? वैदिक। सर आर इंटू पी। आर इंटू पी। वैदिक की आवाज चेंज हो गई, बाकी सही आया आंसर। एल इज इक्वल्स टू ज्यादा कट कट के आ रही है। सबको कि सिर्फ वैदिक को? वैदिक तेरे नेट में कुछ प्रॉब्लम है, बाकी को सही आ रही है। L इज इक्वल्स टू आर क्रॉस पी। इसको भी ऐसे ही कर सकते हैं जैसे इसको किया है, मैग्नीट्यूड ऑफ L विल बी इक्वल टू आर पी साइन थीटा। आर को साइन थीटा के साथ रखो तो आप लिखोगे आर परपेंडिकुलर इंटू पी, और पी को साइन थीटा के साथ रखो तो लिखोगे पी परपेंडिकुलर। पर पी परपेंडिकुलर का इतना सेंस बनता नहीं है, फिजिकली तो वो सही है कि वेलोसिटी का वेलोसिटी के डायरेक्शन में आएगा, बाकी उतना सेंस बनता नहीं है। तो आर परपेंडिकुलर इंटू पी, ठीक है, इतना समझ में आया। टॉर्क का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? ईशान बताएंगे। अगर कोई चीज ऐसे स्टैटिक है और इसको ऐसे घुमाने वाले हैं, अभी स्टैटिक है और उसको घुमाने वाले हैं, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा? तो सीधे हाथ का कि उल्टे हाथ का? सीधे हाथ का। तो इसका डायरेक्शन बताओगे तो डायरेक्शन आएगा इनसाइड द प्लेन। सबका आ रहा है क्या? ये एक रॉड है स्टैटिक, ओ के अबाउट इसको इस डायरेक्शन में घुमाने वाले हैं, तो इसका टॉर्क का डायरेक्शन इनसाइड द प्लेन आएगा। रियल आ रहा है क्या? तुषार आ रहा है? हाँ सर। अब इस पे अगर मैं फोर्स लगा रहा हूँ इस डायरेक्शन में और पोजीशन है इसकी इस डायरेक्शन में, अगर मैं फोर्स को पलट देता हूँ तो क्या टॉर्क का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा? हाँ सर। पलट देता हूँ, अगर फोर्स को पलट देता हूँ, फोर्स का डायरेक्शन ये कर देता हूँ, तो क्या टॉर्क का डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा? पलट जाएगा। अगर मैं आर और एफ दोनों को पलट देता हूँ तो टॉर्क का डायरेक्शन पलटेगा कि घूम फिर के वही हो जाएगा? हाँ, पॉइंट में बदल दूंगा और दूसरी पॉइंट से घुमा रहा हूँ। आर ऐसे हो गया और फोर्स ऐसे हो गया,
तो इन दोनों केसेस में टॉर्क का डायरेक्शन सेम है कि अलग अलग है, लगा के देखो। आर क्रॉस एफ करेंगे तो आर क्रॉस एफ इनसाइड, और इस केस में आर ये है, एफ ये है, तो आर क्रॉस एफ इनसाइड, दोनों में इनसाइड आ रहा है, प्रियल का सही आ रहा है। आर क्रॉस एफ करेंगे, फिंगर्स आपकी आर में खुलेगी और पाम आपका एफ की तरफ खुलेगा, तो दोनों में इनसाइड आ रहा है सबका। किसी को समझाऊं? बोलो वैदिक। तुषार? नहीं मतलब समझ में आ रहा है कि समझाऊं? नहीं समझ गया। समझ गए, ठीक है। सॉरी, ये फिगर देखिए आपकी बुक का, ध्यान से देखिए, इसको फिर मैं ड्रॉ करता हूं। बोलूं? एक्सिस है वाई एक्सिस, एक्सिस है जेड एक्सिस, तो आपका जो प्लेन है वो वाई जेड प्लेन है। जो आपका प्लेन है वो वाई जेड प्लेन है। एक पॉइंट है वाई जेड प्लेन में जिस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, जिस पे फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, और यहां तक एक पोजीशन वेक्टर बना दिया है आर, और ये सब वेक्टर्स हैं। अब आर और एफ के बीच का एंगल ये होगा, बोलो हाँ या ना, सोच के बोलो यार, थके थके में नहीं। सही है क्या ये एंगल? वेरी गुड। ये एंगल नहीं होगा क्योंकि हमने हेड टू टेल ज्वाइन किया है, तो एंगल निकालने के लिए मैं इसको एक्सटेंड करूंगा और यहाँ का एंगल आएगा। अभी तो पिछले डायग्राम में बनाया था, ये एंगल होगा, राइट। अब जब मैं आर क्रॉस एफ करूंगा, जब मैं आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर करूंगा, तो इसका जो डायरेक्शन निकलेगा वो डायरेक्शन कैसा निकलेगा? परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, और अपने केस में आउटसाइड द पेपर, तो उसको उसका टॉर्क इस डायरेक्शन में बताया है फिगर में। फिगर में आइसोमेट्रिक व्यू यूज किया है। ये जो टॉर्क है वो उसी प्लेन में नहीं है, पेपर के बाहर आ रहा है, इसलिए इस तरह से बनाया है। समझ में आता है क्या थोड़ा? अपने डायग्राम को देखो, टॉर्क में वापस समझा रहा हूं, अपने डायग्राम को देखो। अपने डायग्राम में टॉर्क की डायरेक्शन निकालनी है बस। तो मैं क्या करूं, आर की तरफ फिंगर्स खोलूं और मेरा पाम फेस करना चाहिए फोर्स को, तो थंब का जो डायरेक्शन रहेगा दैट विल शो द डायरेक्शन ऑफ टॉर्क। तो मैंने जो फिगर बनाया है इसमें टॉर्क पेपर के बाहर निकल रहा है, तो आर क्रॉस एफ का जो डायरेक्शन रहेगा वो आउटसाइड द शीट ऑफ पेपर रहेगा। सर इसमें आपने राइट हैंड कंट्रोल कैसे लगाया तो बता दो। अपने राइट हैंड पाम रूल लगाया इसमें मैंने। राइट हैंड मतलब दोनों एक ही होते हैं, पाम रूल से ज़्यादा इजीली समझ में आता है। अपने फिंगर्स को खोल आर की तरफ, फिंगर्स, 4 फिंगर्स को खोल आर की तरफ, आर की डायरेक्शन में रख, और पाम को ऐसे एडजस्ट कर कि वो थोड़ा फोर्स की डायरेक्शन में रहे। बना क्या? हाँ सर।
पाम को ऐसे खोल कि वो फोर्स की डायरेक्शन में रहे, तो उस केस में थंब का डायरेक्शन क्या आ रहा है? आउटसाइड। आ रहा है। वेरी गुड, इतना समझ में आया। अब जो मैं ऊपर एक एक्स्ट्रा चीज समझाने की कोशिश कर रहा था इस डायग्राम में। हाँ सर, बस, हाँ हो गया। हाँ रणवीर, पापा से बात कर ले और फिर छुट्टी ले लेना। जो ऊपर के केस में समझाने की कोशिश कर रहा था, क्या समझाने की कोशिश कर रहा था मैं? आर परपेंडिकुलर, इस पे फोकस करते हैं, इसको समझेंगे यहाँ पे। मेरा जो फोर्स लग रहा है वो, अभी बस एक क्वेश्चन करके फोर्स जो लग रहा है वो इस डॉटेड लाइन के अबाउट लग रहा है, ये ग्रे लाइन के अबाउट लग रहा है। वैदिक, हाँ या ना? अब ये ग्रे लाइन का मेरे पॉइंट जिसके अबाउट मेरा पार्टिकल घूमेगा, उससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालूंगा? इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा, इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूंगा। तो जो मेरा ऊपर r क्रॉस f है, इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, मैग्नीट्यूड निकालूं तो r परपेंडिकुलर f, क्योंकि r क्रॉस f होगा r f साइन थीटा, और r साइन थीटा को अपन ने लिखा था r परपेंडिकुलर। तो ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस तक आया, यहां तक समझ में आया क्या थोड़ा सा? हाँ सर। अब ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल ओ पी, और इस पॉइंट को परपेंडिकुलर जहां ड्रॉप हुई है उस पॉइंट को एक नाम दे देते हैं एम। ट्राइंगल ओ पी एम में ये एंगल थीटा होगा। तो प्रियल बता सकती है क्या ओ एम कितना होगा? हाइपोटेन्यूज मेरा आर है, एक एंगल थीटा है, ओ एम चाहिए मेरे को। ओ एम मतलब बनाएंगे लाइन ऑफ एक्शन है। परपेंडिकुलर है, तो ये हो जाएगा आर साइन थीटा। ये ओ एम आर साइन थीटा होगा। ये क्लियर हुआ क्या? हाँ सर। और ये ट्राइंगल है बेटा, राइट एंगल ट्राइंगल है प्रियल। 90 डिग्री भी दिख रहा है आपको? ये थीटा दिया है, ये आर दिया है, तो ओ एम की लेंथ निकालनी है, वो परपेंडिकुलर होगा, तो ये आर साइन थीटा होगा। साइन थीटा इज इक्वल्स टू आर अपॉन ओ एम, ऐसा करके लिखोगे, ओ एम अपॉन आर ऐसा करके लिखोगे। बोल यार, ट्रिग्नोमेट्री सिंपल सी। ठीक है वैदिक, तुम कुछ बीच में पूछ रहे थे, पूछो। मैं बोल रहा था सर, जो अपनी डॉटेड लाइन में नहीं, वो लाइन ऑफ एक्शन है। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ, लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऐसे क्या होती है? लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, जिस लाइन के अबाउट फोर्स लग रहा है वो है। तो बात ये है, कोई कुछ बोल रहा है? तो मैंने ये बोला। बात ये है कि टॉर्क का मैग्नीट्यूड होगा आर परपेंडिकुलर इनटू फोर्स। जो पहले समझाने की कोशिश कर रहा था, ये यहाँ पे थोड़ा गले उतरा, वही बुक वालों ने इस डायग्राम में समझाने की कोशिश की है। ये लेफ्ट का डायग्राम मैंने आपकी बुक से ही लिया है, ठीक है। और ये एक बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है इस पे, जो आपने करा भी है सॉल्व। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। जी सर, बोल रहा हूँ। और सर जेएमबी के पास में है, जैन मिष्ठान भंडार। हाँ, कौन से मतलब सब्जेक्ट कौन सा? इसी भूल जान सकता हूँ क्या? आपको किसी ने रेफर किया क्या, क्योंकि ऑलरेडी बच्चा आता है?
चलिए कंटिन्यू करते हैं। समझ में आ रहा है ऑनलाइन की मुश्किल पड़ रहा है? आ रहा है सर। आ रहा है, गुड। तो ये अपन ने बात की, ये डायग्राम थोड़ा सा तो उतरा गले, क्योंकि इस पे क्वेश्चन बनता है, इस पे क्वेश्चन बनता है कि इफ अ पार्ट, मतलब बहुत सारे बनते हैं, उसमें से एक बता रहा हूँ। इफ अ पार्टिकल इज मूविंग पैरेलल टू एक्स एक्सिस, prove that its prove that its angular momentum is constant about the origin। तो क्योंकि वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस से उसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, कितनी कोई भी पोजीशन पे चाहे। तो आर परपेंडिकुलर की वैल्यू सेम हो जाएगी और फोर्स की वैल्यू सेम है, तो एंगुलर मोमेंटम सेम हो जाएगा। या टॉर्क ऑन इट अबाउट द एक्स एक्सिस इज सेम। ठीक है, ऐसे रोज करो तो 10-15 दिन में ही काफ़ी हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है, तो आपको बुक में से बता देता हूँ मैंने अभी कितना पढ़ाया, फिर एक बढ़िया वाली डेरिवेशन करते हैं। ये मोमेंट ऑफ टॉर्क बताया, इसकी चर्चा की हम लोगों ने। इसमें थोड़ा आप पढ़ोगे तो आपको भी समझ में आएगा। ये डायग्राम डिस्कस किया, टॉर्क इज इक्वल्स टू आर क्रॉस एफ डिस्कस किया, फिर ये परपेंडिकुलर वाले फंडे डिस्कस किए, और सेम यहाँ पे आगे एंगुलर मोमेंट के लिए बोला है, L इज इक्वल्स टू और परपेंडिकुलर, ये सब अपन ने डिस्कस किया। अब हम लोग ये वाला पोर्शन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब हम डिस्कस कर रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, वी आर गोइंग टू डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम। लिख लो, रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंट। हेडिंग दी, हेडिंग को पढ़ लिया ना अच्छे से। बेसिकली हम ढूंढना क्या चाह रहे हैं, लीनियर से अपन एनालॉजी निकालते हैं, हम लोग निकालना चाह रहे हैं, हेडिंग को देखिए, रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम। ये रिलेशन किसने समझाया था और कौन से लॉ में समझाया था? रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, तुषार, सेकंड लो। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने समझाया था। न्यूटन ने क्या बोला था प्रियल सेकेंड लॉ में? फोर्स अप्लाइड। इसी को एंगुलर टर्म में बता सकते हो वैदिक? रेट ऑफ
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टॉर्क। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नेट एक्सटर्नल टॉर्क। बिल्कुल सही। तो ये जो स्टेटमेंट वैदिक ने बोला, दिस इज नोन एज सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर एंगुलर मोशन। तो आपको क्वेश्चन आएगा, स्टेट एंड प्रूव सेकेंड लॉ ऑफ मोशन फॉर एंगुलर मोशन या रोटेशनल मोशन। तुषार क्वेश्चन समझ में आया? क्या आएगा क्या सर? क्वेश्चन समझ में आया? क्या आएगा? हाँ। चलो, तो रिलेशन निकालते हैं। लास्ट टाइम जब करा था, जब एक ब्लंडर कर दिया था अपन ने, देखते हैं क्या ब्लंडर किया था। बोर्ड पे देखेंगे, हम लोग ऑलरेडी जानते हैं L इज इक्वल्स टू R क्रॉस P, हाँ या ना? अब आपने बोला कि आपको स्टेट, आपको चाहिए डी एल बाई डी टी। ये P लिखा हुआ है गलती से, ये है डी एल बाई डी टी। आपने बोला आपको चाहिए डी एल बाई डी टी। टू रीच टू टॉर्क वी नीड थ्रू एंगुलर मोमेंटम वी नीड डी एल बाय डी टी। ये एग्री करते हैं। अब डी एल बाई डी टी चाहिए तो दोनों तरफ इक्वेशन को क्या कर दो, डिफ्रेंशिएट। दोनों तरफ इक्वेशन को क्या कर दो, तो डिफ्रेंशिएट कर दो। लेफ्ट साइड डिफ्रेंशिएट कर दिया और वो सीधे सीधे लास्ट तक चल जाएगा। राइट साइड का डिफ्रेंशिएशन समझना है अपन को। राइट साइड में है एल क्रॉस पी, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे मिस्टेक होती है, एल क्रॉस पी। अब आर क्रॉस पी को डिफ्रेंशिएशन करोगे तो अपन लोग क्या यूज करेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब वी नीड टू यूज प्रोडक्ट रूल। वी नीड टू यूज प्रोडक्ट रूल, क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, वी नीड टू यूज प्रोडक्ट रूल। क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में दो चीजें हैं, उसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, और वो जो दोनों चीजें मल्टीप्लिकेशन में वो वेरिएबल हो सकती है। अपन ने क्या करा था पिछली बार, आर को कांस्टेंट मार के बाहर फेंक दिया था, तो वो गलत था। जैसे पार्टिकल है, किसी पॉइंट के अबाउट निकालना है, तो पार्टिकल दूर भी तो जा सकता है, आर चेंज भी तो हो सकता है। सर इसमें डिफरेंशिएशन करा क्यों? डिफ्रेंशिएशन करा क्यों? अपन ने ऊपर ये बात की कि रिलेशनशिप बिटवीन टाउ एंड एल किस एनालॉजी से निकलेगा, फोर्स और पी की। और आप सेकेंड लॉ में ये जानते हो dp बाय dt प्रोपोर्शनल टू फोर्स होता है। उससे हम लोगों ने ये बोला कि टॉर्क होना हो dl बाय dt होगा, हाँ या ना? हाँ सर। तो L अपने पास है, L इज इक्वल टू आर क्रॉस पी। तो L का डिफ्रेंशिएशन निकालने के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, d बाई डी टी। समझे क्या? अपन को कैसे क्लिक किया डिफ्रेंशिएशन, राइट? बोलो हाँ या ना? हाँ सर। ठीक है। तो अब जब डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो ध्यान क्या रखना है, क्योंकि हम लोग डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं आर क्रॉस पी का, तो हमको यहां पे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट रूल। पेज क्या ज्यादा ही लिख दिया मैंने पेज पे, तो वो हैंग हो रहा है। हाँ सर, मेरे को थोड़ा सा, हाँ अच्छा ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल बहुत ध्यान से लगाना रहेगा। जैसे सबसे पहले r का डिफरेंशिएशन इनटू p एज इट इज, ये दिख रहा है कि बहुत छोटा लिखा हुआ है। r का डिफरेंशिएशन इनटू p एज इट इज, और सब कुछ काय में चल रहा है, वेक्टर्स में। फिर p का डिफरेंशिएशन इनटू r एज इट इज, ये प्रोडक्ट रूल है, राइट?
अब P को मैंने लिखा m इंटू वी वैक्टर, और डी आर बाई डी टी क्या होगा, वी वैक्टर। वी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर क्या होगा, 0। ये यहां पे मैंने सारा रीजन लिख रखा है, देख लो इस स्टेप से इस स्टेप और इस स्टेप पे कैसे आए, यहाँ पे सारा रीजन लिख रखा है। डी आर बाई डी टी वी है, क्योंकि आर चेंज ऑफ पोजीशन बोल सकते हैं अपन, किसी पॉइंट की पोजीशन है वो, तो पॉइंट की पोजीशन आर है, वो पोजीशन वेक्टर है, वो तो शुरू से ही बात कर रहे हैं अपन। पोजीशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ, बोलो यार, एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, जिस ऑब्जेक्ट भी बोल सकते हो, पार्टिकल ले होगे तो। ये जस्ट नीचे लिखा है देख, मोमेंटम को टाइम के साथ डिफरेंशिएट करेगी तो क्या आएगा, अभी तो तूने बोला था सेकंड लॉ, डी बाई डी टी ऑफ पी क्या होगा, फोर्स, सेकंड लॉ, राइट। एलएचएस में अपना चल रहा था डी एल बाई डी टी, और आरएचएस में आर क्रॉस एफ आया, और आर क्रॉस एफ जानते हो आप, टॉर्क। तो ये हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड लॉ को प्रूफ किया। तो जैसे क्वेश्चन आए स्टेट एंड प्रूफ सेकेंड लॉ, तो स्टेटमेंट चले जाएगा जो वैदिक ने बोला, और ये प्रूफ चलेगा। कितना समझ में आया, एक और बार डिराइव कर दूंगा, पर कितना समझ में आया, पूरा आ गया। एक बार डिराइव करते, साथ में करते हैं, मैं करते जाऊंगा, आप बताते जाइएगा। टू डिराइव क्वेश्चन आया अपने पास, आज बहुत ज़्यादा हैंग हो रहा है यार सिस्टम, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, तो मैं थोड़ा पॉज दे दे के बोलता हूँ। टू डिराइव सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, to derive second law of motion for angular motion, to derive second law for angular motion. So we will start it from L is equals to R cross P. अगली स्टेप में क्या करेंगे, बता तू 10-12 मिनट। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो डी बाई डी टी ऑफ एल इज इक्वल्स टू डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी। अब जिससे पूछूंगा वही बताएगा। ये एल एच एस को तो मैं ऐसे चलाते जाऊंगा, आर एच एस में डी बाई डी टी ऑफ आर क्रॉस पी करा, आर कांस्टेंट बाहर फेंक दिया, डी बाई डी टी ऑफ पी। बोलो हाँ या ना, गलत है, आर कांस्टेंट नहीं है, वही गलती अपने पिछली बार हुई थी, आर कांस्टेंट। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे तुषार, प्रोडक्ट रूल जाएगा, एक को ऐसा रखो, एक को ऐसा कैसा रखो, दूसरे को डिफरेंशिएट करो, फर्क नहीं पड़ता है किसको पहले लिखते हो, फिर दूसरे को ऐसा कैसा रखो, पहला ऐसा रखो, ठीक है। और सब कुछ वेक्टर फॉर्म में चलाओगे तो वो चीज़ जीरो होगी, वेक्टर फॉर्म में नहीं चलाओगे तो लफड़ा आ जाएगा। तो P जिसको हम लोग लिख सकते हैं m इंटू वी वैक्टर,
और डी आर बाई डी टी को लिख सकते हैं वी वेक्टर। अब ये दोनों वेक्टर्स हैं तो इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। ये मतलब बहुत सारा ध्यान देना पड़ेगा डेरिवेशन में क्योंकि नई चीज़ें हैं। और आर को आर लिखा, डी पी बाई डी टी को लिखा फोर्स, और इनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा। अब एम वी क्रॉस वी हो जाएगा 0 प्लस आर क्रॉस एफ, तो डी बाई डी टी ऑफ एल आया मेरा आर क्रॉस एफ। दिस इज सेकेंड लॉ, क्योंकि आर क्रॉस एफ होता है टाउ, तो टाउ मतलब टॉर्क इक्वल आया रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम के। ठीक है, ये सबकी कॉपी में मुझे चाहिए होमवर्क के फॉर्म में, खुद से सॉल्व करना है। नहीं समझ में आएगा तो फिर अगली क्लास में बोर्ड से कॉपी करना, इस क्लास में नहीं, इस क्लास में खुद से सोच के आना है। ठीक है, ये आपकी बुक में भी ऐसा कैसा समझाया गया है। ठीक है, अब प्लीज़ ध्यान दीजिए अपन ने अभी क्या पढ़ा और अगली क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं। टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम हम लोगों ने पढ़ा, पर टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम अभी हम लोगों ने सिर्फ पार्टिकल के लिए पढ़ा। एक पार्टिकल लिया उसके लिए टॉर्क पढ़ा, एक पार्टिकल लिया उसके लिए एंगुलर मोमेंटम पढ़ा। अब अगली क्लास में हम लोगों को पढ़ना पड़ेगा टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स दैट इज रिजिड बॉडी। अब देखिए, हम लोगों ने जो डायग्राम लिया उसमें एक पार्टिकल लिया पी पे और उसके थ्रू सब कुछ पढ़ा, तो हम लोगों ने सिर्फ एक पार्टिकल के लिए पढ़ा यहां तक। अब हम पढ़ेंगे टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम फॉर अ सिस्टम ऑफ रिजिड बॉडीज। तो बहुत सारे पार्टिकल्स लेंगे, समेशन करेंगे, जो आप लोगों ने पहले भी करा है, तो उसमें शुरुआत में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये वो क्वेश्चन है जिसकी मैं बात कर रहा था, अच्छे वाला क्वेश्चन जिसकी मैं बात कर रहा था। तो यहाँ तक आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। फिर जब रिजिड बॉडीज के लिए करेंगे, रिजिड बॉडीज में भी दिक्कत नहीं आएगी, निकाल लोगे आराम से। मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझने लायक आएगा, वहां से गेम पलटेगा। ठीक है, आज हम लोग एक ही सेक्शन कर पाए, तो इसके अगेंस्ट की वर्कशीट आपकी सॉल्व है क्या? वहां तक पूरी सॉल्व है। 37 तक सॉल्व है, 37 तक कंप्लीट करना। तुषार आपकी काफ़ी क्लासेस मिस हुई है, 37 तक ट्राई करके रखना। कुछ भी हो अगली क्लास में पूछना और अपन फिर क्लियर करेंगे जो भी पीछे के सेक्शन में भी प्रॉब्लम आई। ठीक है, 100% बिल्कुल कर सकते हो, वो ओपन बिल्कुल कर सकते हो। ठीक है, चलिए आज की क्लास इतनी ही, नेक्स्ट क्लास में लेते हैं। नेक्स्ट क्लास मतलब कल सुबह कितनी बजे? 10 बजे। ठीक है, थैंक यू।